नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीला विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 से नगरों की उत्पत्ति एवं विकास का जो बारे में है सिद्धांत है कि नगरों का विकास एवं उत्पत्ति की अवस्थाएं क्या रहीं और कौन-कौन भूगोलवेत्ताओं ने इसमें योगदान दिया है। तो शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा। फ्री में है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा ज्योग्राफी को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर वाइज़ चल रहा है। अगर आप थ्योरी आल नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई यूट्यूब पर इतना विधिवत में नहीं दे रहा है। सारे इसके 10,000 5,000 जो है फीस लेते हैं। आप जाके एक बार देखिएगा। कंटेंट जो है पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा मिलता है, लेकिन 5,000 से ऊपर ही आपको फीस देना पड़ता है। अब मैं जो डायग्राम के साथ दे रहा हूँ ना, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी तो आपको लिखना पड़ेगा। बिना बिना आपको लिखे कुछ नहीं मिलेगा, नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको नोट बनाना पड़ेगा, बशर्ते यहाँ पर डायग्राम पूरा मैं दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। नगर की विकास और उत्पत्ति और अवस्थाएँ। तो इसमें हम लोग 3 लोगों को पढ़ेंगे। क्या नगर के विकास के प्रमुख विद्वान जो हैं, पैट्रिक गेडिस, लेविस मम्फोर्ड, ग्रिफिथ टेलर। तो देखिए ये तीनों को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2 को कवर करूँगा। लेविस मम्फोर्ड को मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं सिद्धांत में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ग्रिफिथ टेलर भी पढ़ाया हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ पर कवर कर लूँगा, कई बार मैं वीडियो में ज़िक्र किया था। अब देखिए यहाँ पर अगर पहली बार देखा जाए नगरों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपको याद रखना है मेसोपोटामिया में। ये कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में, ठीक है? ये याद रखिएगा, पश्चिमी एशिया में। बहुत लड़के कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये है मेसोपोटामिया। यहाँ पर पहली बार नगर की उत्पत्ति हुई थी। 2021 की पेपर अगर देंगे आप लोग, तो वहाँ पर पीजीटी में एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछा गया था, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा है। तो उसके बाद से आपका आगे हम देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये आता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट में। अब सिद्धांतों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो नगरों की जो विकास का युग है, ये हम लोग पैट्रिक गेडी से शुरू करते हैं। 1931 में इनका जो है स्टेज ऑफ अर्बन ग्रोथ आया था, इनकी जो है सिद्धांत। और इसमें इन्होंने 3 भागों में नगरों के विकास की अवस्था को बांटा था। उस तकनीक, पूरा तकनीक और नूतन तकनीक। अब देखिए उस तकनीक जो होता है, ये बताते हैं लगभग 1000 से लेकर 1800 जो है ईस्वी तक इसका समय काल रहा था। इसमें पहिया, वही आप बैलगाड़ी का यूज़ होता था, ठीक है? इसके बाद से पूरा तकनीक आया, इसमें जो है 1800 से 1900 ईस्वी तक चला है। और इसमें जो है आप देखेंगे फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियलाइज़ होने लगी, ठीक है? पहिया जो है इंडस्ट्री मोटर गाड़ी में बदलने लगा। इसके बाद से नूतन तकनीक आया। इसको देखेंगे तो देखिए इंडस्ट्री के बाद से डेवलपमेंट तेज़ गति से हुई, सैटेलाइट होने लगा, रेलवे लाइन, मेट्रो, ये सब होने लगा। वर्तमान तक इसे मनाया जाता है, 1900 से लेके वर्तमान काल तक इसे देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब चलिए हम ग्रिफिथ टेलर को देख लेते हैं। पैट्रिक गेडिस यहाँ पर समाप्त होता है हमारा। ग्रिफिथ टेलर को हम लोग देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने 7 अवस्थाओं में नगरों को बाँटा था। अब ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए प्रथम अवस्था इनका पूर्व शेषवावस्था। इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 7 अवस्था की सिद्धांत कब दिया था? 1953 में। याद रखिएगा सन। तो पूर्व शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर आपका प्रौढ़ावस्था, फिर से वृद्धावस्था। ये 7 इनका स्टेज है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। पूर्व शेषवावस्था को जानते हैं। इसमें क्या होता है, प्राय क्या होता है कि एक गली या सड़क के किनारे मकान एवं दुकानें बनने लगती हैं। जब नगर का विकास होता है तो मान लीजिए एक ये क्या है, गली या क्या है, सड़क है जा रही है यहाँ पर। इसके इर्द-गिर्द देखेंगे आप लोग मकानें बन रही है यहाँ पर ये। इसी को इन्होंने पूर्व शैशवावस्था कहा था ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है? शैशवावस्था में इसको देखते हैं, सड़कों का जाल बनने लगता है, गृहों की संख्या बढ़ने से बस्ती का विस्तार होने लगता है। तो दूसरी अवस्था नगरों के विकास में देखिए, यहाँ पर एक सड़क था, यहाँ पर सड़कों का जाल 2 सड़क हो गया। और धीरे-धीरे देखेंगे यहाँ पर जो है घरों की संख्या बढ़ने लगी है। ये देखिए, ठीक है? घरों की संख्या बढ़ने लगी, इसे
ग्रिफिथ टेलर ने शिशुअवस्था कहा था। इसके बाद से बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखेंगे आप लोग, नगर में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट होने लगते हैं। व्यापार क्षेत्र का विकास प्राय नगर के मध्य में होने लगता है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर सड़कों का जाल तो होता ही होता है, घरों का विस्तार बढ़ जाता है, साथ ही इसमें व्यापार का जो है विकास नगर के मध्य में होने लगता है। जो इससे कि जो भी लेन देन होता है इससे नगर के मध्य में ही होने लगता है। मान लीजिए सड़क की जाल हो गई, इर्द गिर्द ये बस्तियां बसी, तो इस एरिया में जो है आपका जो है व्यापार के जो क्षेत्र होते हैं, व्यापार के लेन देन के कार्य होते हैं, वो नगर के बीच में होने लगता है। इसे बाल्यावस्था कहते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। इसके बाद से आता है किशोरावस्था। नगर का विस्तार जो है बाहर की ओर होने लगता है और आवासीय भवनों में विविधता दृष्टिगोचर दिखने लगती है। जैसे देखेंगे कोई वीआईपी होगा, कोई उसमें थोड़ा और वीआईपी होगा, कोई खूब बड़ी बिल्डिंग होगी, तो इस किशोरावस्था में ये आवासीय भवनों में क्या होता है, विविधता देखने को मिलती है। साथ ही नगर का जो विस्तार होता है बाहर की ओर होने लगता है। मतलब जो नगर जिस अवस्था में था बाल्यावस्था में, मान लीजिए एक एरिया है, अब ये बढ़ के थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा, इधर भी थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो किशोरावस्था में नगरों का विस्तार के साथ साथ आवासीय जो भवन होते हैं वो अलग अलग डिजाइन को देखने को मिलते हैं। फिर से प्रौढ़ावस्था स्टेज में, इसमें क्या होता है विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र पृथक पृथक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। जो भी आपके देखेंगे इंडस्ट्री अलग अलग ही रहेगी, घर वीआईपी अलग होंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग अलग दिखाई देंगी, औद्योगिक जो क्षेत्रीय आवास होंगे वो अलग दिखाई देंगे, ठीक है, रहने के लिए। तो इसमें प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, सीधी सी बात है, पृथक पृथक कार्यात्मक इकाई दिखाई देती है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई दे रहा है, आवासीय क्षेत्र अलग दिखाई दे रहा है, सड़कों का जाल तो बना ही बना है क्योंकि सड़क के बिना तो नगरों का विकास है नहीं। और साथ ही इसमें देखेंगे बिल्डिंगों का डिजाइन जो अलग अलग डिजाइन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें औद्योगिक जो है क्षेत्रीय आवासीय जो होते हैं उसका भी इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बड़े बड़े जो है आप देखेंगे बिजनेस टाइकून के बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग जाती हैं इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। अब इनमें रहने वाले जो लोग हैं आके कहाँ पर रहते हैं, इसके आवासीय क्षेत्र किनारे वाले एरिया में, ठीक है। फिर से यहीं पर माल खूब बन जाएगा बड़े बड़े, क्लियर। तो प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, इसमें क्या होता है नगर का विकास की चरम अवस्था होती है। टेलर के अनुसार इस अवस्था में नगरों की जनसंख्या 40,000 से अधिक हो जाती है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होती है, नगरों की जनसंख्या 40,000 से अधिक हो जाती है, जिसे टेलर ने क्या कहा था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहाँ तक ये पॉइंट। फिर से वृद्धावस्था में आप लोग को पता होगा कि ये नगर के पतन की अवस्था होती है। यहाँ से नगर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, फिर से जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। क्लियर, मतलब नगर मराय प्राय हो जाता है, मृत्यु के कगार पर इस अवस्था में आ जाता है। ये जो है देखिए बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, सड़कें बहुत खराब हो गई है, डेंस हो गई हैं, ठीक है। तो ये वृद्धावस्था हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब विश्व में नगरों का विकास देख लेते हैं। ये देखिए ये शुरुआत में नगर का विकास कहाँ-कहाँ हुआ, ये प्राचीन से हम देखते आएँगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग विश्व के नगरों के विकास में 450 ईस्वी से पूर्व की बात करेंगे। अब 450 ईस्वी से पूर्व की बात मतलब प्राचीन से हम आधुनिक तक आएँगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि अब देखा जाए मेसोपोटामिया, देखिए 5000 ईसा पूर्व की बात हुई, दक्षिण पश्चिमी एशिया में आपको बताया ये वाला एरिया है मेसोपोटामिया का। फिर सोहांगो घाटी चीन में हुआ, सिंधु घाटी भारत में हुआ, फिर से नील घाटी मिस्र अफ्रीका में हुआ, दक्षिणी यूरोप ग्रीस और रोम जिसे पढ़ते हो इसका नगरों का विकास यूरोप में, फिर से मध्य अमेरिका में मैक्सिको का ये पढ़ते हैं हम लोग, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है विश्व में नगरों के विकास की ये टोटल कितनी अवस्था है, 1 2 3 4 5 6, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के हम नगर जो है जानेंगे और उसके बारे में मैप वाइज देखेंगे कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि 450 ईसा पूर्व से हम लोग आधुनिक तक और मध्य तक पढ़ेंगे। हम लोग पहला जो नगर पढ़ेंगे वो मेसोपोटामिया हुआ। इसका उद्भव जो हुआ था 300 ईसा पूर्व और ये चला था 2500 ईसा पूर्व तक। इसकी बस्तियों का जो विकास हुआ था, इसमें 2 नदियाँ थी, टाइग्रिस और जो है आपका यूफ्रेटिस, ये आपकी 2 नदियाँ थी। अब ये 2 नदियों किनारे ये छोटे-छोटे नगर बसे हुए थे, इसको हम जानेंगे।
तो इसमें देखिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, इसमें आपको याद रखना है बेबीलोन, विशाल नगर था ये मेसोपोटामिया का, ये आपको याद रखना है। ये यूफ्रेटिज के किनारे जो रिवर है उसके किनारे ये बसा हुआ था। इसके बाद से एक-एक करके जान लेते हैं, ये मध्य में बसा हुआ था, आप देख लीजिए। इसके बाद से जेमदेत नासर ये जो है यूफ्रेटिज रिवर के किनारे बसा हुआ था। टाइग्रिस के किनारे आपका जो है देखेंगे किस बसा हुआ है, लारसा बसा हुआ है, अलागास बसा हुआ है, ठीक है। फिर से ऊर भी बहुत प्रसिद्ध है। इर्दू जो है आप देखेंगे यूफ्रेटिज के किनारे बसा हुआ है। इरेच भी इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल हो गए आपके जो यहाँ के छोटे-छोटे नगर थे, विकास हुए थे मेसोपोटामिया में। तो ये आप याद रखिएगा, किस नदी के किनारे बसे हुए मैंने बता दिया। और इसमें देखेंगे आप लोग सुमेरियन सभ्यता चला था मेसोपोटामिया में, फिर से इसके बाद से बेबीलोनियन सभ्यता चला था, पर्शियन सभ्यता चला था, फिर से आपका लिडियन सभ्यता चला था। तो सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए बहुत कठिन होता है, इसको जब आप पढ़ेंगे शुरू में किताब में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैंने आपको आसान करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग नील घाटी की प्राचीन नगर जो है, इसका विकास कहाँ हुआ। तो नील घाटी के किनारे हुआ हुआ 3000 ईसा पूर्व ये माना जाता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसका विकास हुआ था 3000 ईसा पूर्व में मेम्फिस, ये बाएं नील नदी किनारे, फिर से थीनिस बाएं है। इसके बाद से दाएं देखें नेखेबिया आपका यहाँ पर आएगा एल्काब। इसके बाद से एक और यहाँ पर देखेंगे हेलियोपोलिस जो आता है, ये इसका जो है विकास हुआ था आपका। यहाँ पर देखिए हेलियोपोलिस का, ये भी बाएं किनारे पर नील नदी के। अब इसमें राजधानियों का जो है परिवर्तन हुआ बाद में, जो जैसे विकास हुआ। एबिडोस जो बना है आपका सबसे प्राचीन नगर, इसकी राजधानी थी आपका नील घाटी की। इसके बाद से थीनिस इसका बदल गया राजधानी, फिर से थीनिस के बाद मेम्फिस हो गया। तो इसकी राजधानियों में बदलाव हुआ, 3 राजधानियाँ इसकी बनी थी। अन्य उल्लेखनीय नगर यहाँ पर टेनिस है, आपका अक्खैतातोन है, फिर से हिरैकिल है, हिरैकिल पोलिस कहा जाता है इसे, अवारिस है। तो इसके जो प्रसिद्ध अन्य उल्लेखनीय नगर है, ये भी आप नील घाटी का देख लीजिए। जो पूछा जाता है कि नील घाटी के प्रमुख नगर कौन है, उसकी राजधानियाँ कौन-कौन थी, कौन पहली थी, कौन दूसरी, कौन तीसरी राजधानी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दिया। अब सिंधु घाटी में आते हैं। सिंधु घाटी का हमारा स्टार्ट जो आप जाने रहे भारत में 2500 ईसा पूर्व इसका माना जाता है। इसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग मोहनजोदाड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में यहाँ पर आपका है। ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, ये दाहिना किनारा आपका है, ये वाला हिस्सा दाहिना किनारा, ये जो है बायां, जो ऊपर से नदी आती तो ये आपका बायां होगा, ठीक है, बायां, और ये दायां होगा। अब इसके बाद से आपका जो 1922 में इसकी खोज की गई थी, हड़प्पा जो है मोहनजोदाड़ो से लगभग कितना दूर है, 500 आपका 60 किमी दूर है। क्लियर। रावी नदी के बाएं किनारे पर ये बसा हुआ है। ये पंजाब प्रांत में बसा हुआ है, जो आपका जो पाकिस्तान में। इसके बगल में ही रोपड़ है, फिर से कोटला निहंग है, वाड़वाली हरियाणा में है, फिर से लोथल गुजरात में। ये फेमस कुछ नगर के नाम हैं जो आपको याद रखना है, जहाँ पर नगरों की विकास हुई थी। अब प्राचीन यूनानी नगर देख लेते हैं। प्राचीन में आप लोग यूनानी में देखेंगे एथेंस फेमस था। एथेंस यूनान का सबसे प्राचीन आपका नगर माना जाता था। इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे प्राचीन रोम में, आप इटली में टाइबर नदी के जो है तट पर लगभग 753 ईसा पूर्व में रोम नगर की स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये लगभग चौथा और पांचवा पर ही आते हैं इनका सीक्वेंस में। तो रोम साम्राज्य धीरे-धीरे विस्तार होकर पूरा जो है आप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में बस गया था, आप लोग ये देख सकते हैं। पूरा विस्तार इसका हुआ था। अब भारत के नगरों के उद्भव एवं विकास में हम प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक देखेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक युग 700 ईस्वी से पूर्व से, 700 ईसा पूर्व से लेकर, ये ईसा पूर्व माफ कीजिएगा। फिर से आप लोग आइएगा प्राचीन युग में, ये भी 700 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक चला है। फिर से तीसरा है मध्य युग, 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर से आधुनिक युग 1700 अब तक चला है। तो इसको हम चारों को एक-एक करके देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक युग। इसमें हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधित नगर जो है लोथल गुजरात में ऊपर बताया, रोपड़ पंजाब में, फिर से कोटला निहा रोपड़ के निकट में ही है, बाण जो बाड़ावाली हरियाणा में। फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में वैदिक युग में देखा जाए मथुरा था, हस्तिनापुर था, प्रयाग था, फिर से कन्या
कुब्ज के नाम से कन्नौज जिसे कहा जाता है, फिर से काशी था, अयोध्या था। ये प्रागैतिहासिक युग में भी ये जो थे धार्मिक सांस्कृतिक जो है केंद्र स्थल थे। अब अ खत्म हो गया, ब पर आते हैं। प्राचीन युग ये 700 ईसा पूर्व से 1200 आपके चला है। इसमें देखिए भारत का नगरों का जो विकास है 700 ईसा पूर्व से 1200 के बीच में, इसमें कौन कौन आते हैं? बौद्धिक। बौद्धिक नगर में क्या थे कि 16 महाजनपद काल था, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो वही जानेंगे, उसके बाद से इसमें हम बौद्धिक नगर में, उसके बाद से दूसरा पर मौर्यकालीन नगर और जनसंख्या उसका देखेंगे कि कहाँ पर नगरों में जनसंख्या ज्यादा थी, ये हम जानेंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है बौद्धिक काल का। बौद्धिक काल में देखेंगे हम लोग तो देखिए तक्षशिला गांधार ये अभी जो है पाकिस्तान में है आपका, पाकिस्तान पंजाब प्रांत में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भारत में अभी फिलहाल वर्तमान समय में नहीं है। अब दूसरा पाएगा हमारा जो है उज्जैनियन जिसे अवंती कहा जाता था। ये देखिए सबसे पश्चिम में तक्षशिला, उसके बाद से उज्जैनियन अवंती, ये आपका एमपी में है, ठीक है, एमपी में। इसके बाद से हमारा आता है ये आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कुरु जिसे दिल्ली का पुराना नाम था, तो ये हमारा तीसरा पर सीक्वेंस में पश्चिम से पूर्व चलेगा। तो फिर मथुरा आता है सूर से, ये हमारा जो है सटा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है कौशाम्बी, हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, वह से प्रयागराज के पास, फिर से साकेत एवं श्रावस्ती कौशल अवध क्षेत्र में, फिर से काशी हमारा काशी वाराणसी में, फिर से राजगीर मगध ये बिहार के पूर्व हिस्से में। तो हमने ये देख लिया बौद्धकालीन जो 16 महाजनपद काल थे उसमें जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते एग्जाम। क्लियर? तो मौर्यकालीन में आएंगे तो यहाँ पर जो है वो नगर जो इसकी जनसंख्या लगभग, तो ये पूरा पूरा मैं बता रहा हूँ 60,000 से अधिक थी, ठीक है। 60,000 से अधिक थी उसकी जनसंख्या उस समय की बात, मौर्यकालीन नगर की। उज्जैन आता है, राजगिरी आता है, वैशाली आता है, अयोध्या आता है, तक्षशिला आता है। और जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी थी? 30,000 से लेकर 60,000 के मध्य थी। वो नगर कौन से हैं? वो नगर आते हैं कोल्हापुर, भड़ोच, काशी, श्रावस्ती, चंपा, तोसाली, श्रीनगर, फिर से जालंधर, अब तिरुन्नापल्ली। ये हो गए जो 30,000 से लेके आपके 60,000 के बीच में जिसकी जनसंख्या थी, ठीक है, ये नगर होगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख नगर थे, आप लोग ये याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख नगर कौन थे? कौशाम्बी, अयोध्या, राजगिरी, चंपा, काशी, वैशाली और उज्जैनी, ठीक है। उज्जैनी से उज्जैन कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। देखो इतना संक्षेप में मैं माइंड मैपिंग से आपको लोकेशन वाइज दिखा रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे तो बहुत बोरियत फील होता है, लेकिन मैं आपको आसान। अब 100 देखते हैं, हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। मध्य युग के जो नगर हैं, जो राजा थे, ये भी देखेंगे थोड़ा सा। तो 1200 से 1700 ईस्वी तक चला था ये, और इसमें देखेंगे हम लोग मध्य युग के नगर में। इसमें हम पहला प्रारंभिक मध्य युग देख लेते हैं, इसमें भारत के नक्शे से इसमें कौन कौन से आते हैं। तो देखा जाए तो इसमें आएंगे हमारे जो नगर होंगे सहारनपुर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी एरिया में, फिर से खुर्जा उत्तर लहरपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में नगर है, फिर से दौलताबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद से हम देखेंगे दौलताबाद के बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गोवा आ गया हमारा, ठीक है। गोवा में ही कोचीन आपका केरल में, गुलबर्गा ये कर्नाटक में, विजयनगर भी कर्नाटक में। क्लियर? तो ये हो गए प्रारंभिक समय में जो हम देखेंगे, प्रारंभिक समय में ये मध्य युग में। इसके बाद से हम देख लेते हैं मुगल काल के समय। मुगल काल में अब देखेंगे, उसके बाद से अकबर के समय और जहांगीर का शासनकाल में नगर देखेंगे। तो मुगल काल से पहले हम देखें तो मुगल काल में तो अहमदनगर आता है, सूरत आता है, अहमदाबाद, बीजापुर, बुरहानपुर, जोधपुर, गोलकुंडा, चंदेरी। तो मुगल काल से पहले के जो है ये हो गए आपके। अब देखिए अकबर शासन काल में हम देखें तो इसमें आता है आपका इलाहाबाद का किला जो सबसे फेमस था, उसका फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, फिरोजाबाद, अमृतसर, जलालाबाद, बरेली, अकबरपुर, उदयपुर, जलालपुर, चंद्रगिरी, मुगल सराय, राजमहल, लखनऊ, लखनऊ 2 बार माफ कीजिएगा, हुगली। ये हो गया आपका जो अकबर का शासनकाल का जो है ये नगर थे। इसके बाद जहांगीर में देखेंगे हम लोग, जहांगीर में शाहजहांपुर, मुरादाबाद, जहांगीराबाद, गोंडा, अनूपसर, मुजफ्फरनगर,
और साउथ में बेंगलोर और जो है हैदराबाद, ये क्या था, जहांगीर के समय में जो है नगर थे जो प्रसिद्ध थे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर साउथ में बताया जहांगीर के समय में, क्लियर। लास्ट इसका जो है आधुनिक युग में जो है 1700 से लेकर अब तक जो चला है नगरों का, तो देखो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से जो 16वें सौ में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, तो यूरोप जो औपनिवेशिक काल के नाम से जाना जाता है, यूरोप औपनिवेशिक काल का केंद्र बना भारत। और यहाँ पर देखेंगे जो नगरों का विकास हुआ था, जयपुर, फिर से भरतपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, आपका लखनऊ, मिर्जापुर, झांसी, फैनपुर नहीं, जयपुर के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। जयपुर जो हमारा है ये 18वीं शताब्दी में भी फेमस है, ठीक है। टोटल जो है 18वीं शताब्दी के जो प्रमुख नगर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से विकास हुआ, इसे हम यूरोपीय जो है औपनिवेशिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को ये बताना कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, पिंक सिटी, और इसका विकास किसने करवाया था। अब देखिए नगरों का आर्थिक आधार पर मूल्य एवं गौण संकल्पना देखेंगे, इसमें 3 संकल्पनाएं आते हैं, मार्क जेफरसन, उमर हॉयट और लियोनटीफ। इसमें देखिए मार्क जेफरसन 1931 में ये बोलते हैं नगर स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि जो है ग्रामांचल उन्हें उन कार्य हेतु स्थापित करते हैं जो कि अंतरस्थलों पर जो है संपन्न होना चाहिए। तो जो ग्राम होते हैं धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, अपने ओर से एक केंद्र बनाकर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पहले गांव होता धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, छोटे छोटे केंद्र बनाकर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। जब फैक्ट्रियाँ वो बन जाती हैं तो गांव से फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री धीरे 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 वो केंद्र के रूप में एक हब बन जाता है। अब उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बस्तियाँ बसेगी, उसके इर्द गिर्द और छोटी छोटी बस्तियाँ बसेगी। ऐसे ही नगर क्या होता है, फैलते जाता है। तो वो स्वयं नहीं बनते हैं बल्कि हमारे जो ग्राम है वही नगर को एक केंद्र स्थल के रूप में पहले बसाते हैं। ये मार्क जेफरसन का था 1931 में। फिर से हमारा आया 1939 में था, षष्ठ पद की इन्होंने स्टेप बताया, 6 स्टेप। ये प्रिंसिपल ऑफ अर्बन रियल एस्टेट इनकी बुक है, याद रखिएगा, आप लोग इसी में बताया था। मूल क्रियाओं की माप है तो षष्ठ पदों की व्याख्या की थी। अब इस व्याख्या में इन्होंने क्या बात किया था ये देख लेते हैं। बाकी इनका सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इन्होंने बाहरी क्षेत्र की चर्चा की थी, ठीक है। बाहरी क्षेत्र मतलब बेसिक एक्टिविटी जो होता है, मूल क्रिया जिसमें क्या होता है, निर्यात बस होता है, बाहर कोई चीजें केंद्र से बाहर की ओर जाती है ना, नगर के बाहर वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय आय का स्रोत होता है, यह बाहरी क्षेत्र। फिर से गौण नॉन बेसिस एक्टिविटी की बात की, गौण क्रियाएं, ये जो होते हैं गौण क्रियाएं, ये देखिएगा यहाँ से, स्थानीय नगर के भीतरी निवासियों की सेवा धन का परिसंचरण। तो गौण क्रिया क्या होती है, नॉन बेसिस एक्टिविटी मतलब जो नगर के अंतर्गत होती है, ये बाहर की ओर क्रियाएं नहीं होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, धन का परिसंचरण करते हैं और निवासियों इसके नगर के भीतर अपने होते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये नगर के अंदर होता है। बाहर के बाहरी क्षेत्र में मूल, याद रखिएगा, मूल क्रियाएं आती है और नगर के अंदर गौण क्रियाएं आती हैं, ये पूछा जाता है। इनकी किताब क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ अर्बन रियल एस्टेट इनकी बुक थी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से इसमें देखा जाए नगरीय आर्थिक आधार पर मूल गौण संकलन लियोनटीफ ने दिया था। लियोनटीफ 1953 में आगत निर्गत संकल्पना दी थी। इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की संरचना के अध्ययन हेतु आगत निर्गत विश्लेषण का प्रयोग किया था। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इन्होंने अपना जो है संरचना का अध्ययन के हेतु ये दिया था, आगत निर्गत विश्लेषण संकल्पना, याद रखिएगा। ये सब पूछे गए इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और नोट्स आप बना पाओ। 10वां पाठ पर आते हैं नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण में। तो देखो कौन नगरीय वर्गीकरण के आधार जो होते हैं कौन कौन होता है, आधार से ही किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो आधार स्थिति होता है किसी नगर का वर्गीकरण का, फिर से आकार होता है, फिर से उसका विकास की अवस्था होती है किसी नगर का, फिर से प्रकार होता है। ये आपका 4 जो इंपॉर्टेंट आधार होकर नगरों के वर्गीकरण के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से नगरों के जो है कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां में, इस विधि हम देखेंगे, गुणात्मक विधि आती है, अर्ध प्रमाणात्मक विधि आती है, फिर से आपका विशुद्ध प्रमाणात्मक विधि आती है। अब इसमें देखिए गुणात्मक विधि में आरूसो ने काम किया था, जेम्स ने। आरूसो ने 6 प्रधान कार्यात्मक वर्ग एक्टिव टाउन्स दिए थे 1921 में, याद रखिएगा। जेम्स ने 1930 में 6 कार्यात्मक वर्ग भारतीय नगर के बारे में बात किए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये तो हमने पहला जान लिया, वो इसमें अर्ध परिमाणात्मक विधि में देखिए कौन कौन काम किया है। 1916 में काम किया था
मेरिलेनी सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। फिर से 1937 में आगबर्न व्यापार, निर्माण और परिवहन में संलग्न जनसंख्या की व्याख्या की थी। फिर से 1943 में हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों का कार्यात्मक वर्णन किया। फिर से आपका 1945 में श्रीमती G.M. निडलर उल्सन हैरिस के वर्गीकरण में क्या किया, संशोधन किया। अब देखिए यहाँ पर हम विशुद्ध परिमाणात्मक या सांख्यिकी विधियां देख लेते हैं। ये 100 है हमारा इसमें नगरों के वर्गीकरण में। ये आपका जो है पीईपी वर्गीकरण, इसमें क्या होता है, पीपी का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग होता है किसी भी चीज का, किसी भी नगरों का वर्गीकरण करते समय। इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग के लिए औस्थिति लब्धि का परिकलन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट हो गया। इसके बाद से दूसरे 1953 में पावन लान आए थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। होवर्ड जे लेंसन जो है और फिर से स्मिथ, ये दो काम किए थे। तो याद रखिएगा, होवर्ड जे लेंसन ने अमेरिकी नगरों का कार्यात्मक जो वर्गीकरण किया था वो स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग करके किया था। विशिष्टीकरण की माप हेतु मानक विचलन जो होता है इसके आधार पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था होवर्ड जे लेंसन ने अमेरिका के नगरों को कार्यात्मक वर्गीकरण का समय। ठीक है, ये पूछा गया, बार बार मैं बता रहा हूँ इसलिए। स्मिथ 1965 में इन्होंने बहुचरी विश्लेषण किया था। इनके आधार पर इन्होंने क्या किया था, 422 ऑस्ट्रेलियाई नगरों का वर्गीकरण किया था। बहुचरी विश्लेषण किसने किया, स्मिथ ने। इसके बाद से आते हैं हमारे जो डिक जो हैं आपके आते हैं, ये लेंसन के समान विधि को अपनाया और उसमें संशोधन किया। तो लेंसन में संशोधन डिक ने 1961 में किया था और बेरी 1972 में अमेरिकी नगरीय तंत्र की गुप्त संरचना की संज्ञा दी थी। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं पाठ 11 केंद्र स्थल सिद्धांत। इसमें किसने किसने काम किया है ये देख लेते हैं। बाकी मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, केंद्र स्थल आप जाकर देख लीजिएगा। तो जो अर्बन जाग्राफी में इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। बेरी के शब्दों में देखा जाए केंद्र स्थल सिद्धांत केंद्र स्थलों की अवस्थिति, आकार, आकृति और अंतरण तथा उसकी क्रिया का सिद्धांत है। इसमें क्या अवस्थिति की बात होती है, आकार की बात होती है। मान लो अवस्थिति केंद्र का हो गया, उसका जो है आकार कैसा है, किसी केंद्र का त्रिभुजाकार है, फिर से षष्ठकोण है, आप पढ़े हो ना। फिर से प्राकृतिक वहां कैसी है, वहां पर अंतरण कैसे हो रहा है, इन सब क्रियाओं का मिलाकर एक केंद्र स्थल बनता है। इसको ये बोलते हैं केंद्र स्थल सिद्धांत, कहते हैं बेरी। ठीक है, केंद्र स्थल सिद्धांत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर देखें हम लोग किसने क्या काम किया है, तो J.G. कोहल जो है ये काम किए हैं सर्वप्रथम 1841 में। ठीक है, देखिए इतना डीप से मैं बता रहा हूँ। J.G. कोहल, इन्होंने इसके बारे में बताया प्राकृतिक जो है तथा सांस्कृतिक पर्यावरण और नगर के मध्य संबंध का निरीक्षण किया और नगरों की स्थिति पर परिवहन मार्गों के प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो नगरों की स्थिति के लिए इन्होंने बोला कि देखिए ये मान लीजिए केंद्र स्थल है ये नगर के बीच में और उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो ये आपके सड़क जा रहे हैं, इसको सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने माना था। ठीक है, तो इन्होंने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण और नगर के मध्य संबंधों का निरीक्षण किया था। सबसे इम्पोर्टेंट परिवहन मार्गों का प्रभाव बताया था इन्होंने। क्लियर। फिर से C.H. कूली 1884 में, ये क्या कहते हैं, कूली ने यातायात सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल 1884 दिया था, ये नगरों संबंधित था। फिर से इसमें C.J. गाल्पिन ने 1915 में इन्होंने क्या किया, देहात के कृषकों तथा व्यापारिक केंद्रों के निवासियों के मध्य सामाजिक आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया। तो जो देहात के किसान भाई लोग थे और व्यापारिक केंद्र के निवासी थे, उनके मध्य जो है क्या है, ये देखो गांव के किसान हो गया, ये व्यापारी हो गया शहर का, सामाजिक आर्थिक जो है संबंध के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था C.J. गाल्पिन ने। इसके बाद से आते हैं हांस बोबेक 1927 में, इन्होंने प्रादेशिक केंद्र के रूप में क्या किया था, नगरों का औसती अध्ययन की भूमिका 1927 में। ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मन में इन्होंने बनाया था। फिर से इसमें फिलिब्रिक का समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत जो आता है ये देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो 1957 में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका नगरों के केंद्र स्थल स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। तो पहला इसने फार्म बताया था, छोटा सा फार्म होना चाहिए आपका, उसके बाद से गांव होना चाहिए, फिर से खुदरा केंद्र होना चाहिए, फिर से कहता है पूर्ण सुविधा संपन्न केंद्र, फिर से थोक खुदरा केंद्र, फिर से क्षेत्रीय महानगर, राष्ट्रीय केंद्र। ये इन्होंने 7 अवस्था इसका बताया था। तो फिलिब्रिक के अनुसार कुल मिलाकर 7 स्टेज में आता है।
ठीक है। इन्होंने बोला कि बसाव जो इकाइयां होती है उनके अंतर्गत क्या होता है, अंतर संबंध और क्रियाकलाप होता है। तभी विभिन्न बसाव इकाइयां के अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप जो है केंद्र आधारित प्रदेशों का जो है उत्पत्ति होता है। अगर उनका अंतर्गत जो है ये 7 स्टेज जो बताए इसके अंतर्गत कोई लेन देन और अंतर संबंध ना हो तो कोई भी केंद्र आधारित प्रदेशों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वो मर जाएगा। ठीक है। ये मिन्सुल द्वारा आंगिक प्रदेश की संख्या दी गई थी। मिन्सुल ने इसे जो केंद्र आधारित प्रदेश जिसे कार्यात्मक प्रदेश बोला था, फिल्ब्रिक ने इसे मिन्सुल ने आंगिक प्रदेश की संज्ञा दी थी। अब जाते हैं नगरों का पदानुक्रम। नगरीय पदानुक्रम में ब्राह्मण ने किसने कौन काम किया है ये देख लेते हैं। अब देखिए मैं तेजी से चल रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से खत्म हो चीजें। तो यहाँ नगरीय पदानुक्रम के लिए प्रयुक्त शब्दावलियां जो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊंगा ताकि आपको साफ दिख सके। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए कि स्टालर 1933 अभी मैं क्वेश्चन पूछा ही था। संपूर्ण नगरीय इकाइयों का केंद्र स्थल को 7 पदानुक्रम में वर्गीकृत किया। इसमें साथ हैं ये 1944 इंग्लैंड के वेल्स में 5 जो है पदानुक्रम का निर्धारण किया। उपनगर, नगर, बड़े कस्बे, लघु शहर, सिटी, फिर से बृहद सिटी। ये देखिए इसके बारे में ऊपर मैंने पहले वीडियो में बता चुका, आप जाकर देख लीजिएगा। याद रखिएगा हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया आप लोग बताइएगा, मैं प्रश्न पूछता हूँ। इन्होंने इंग्लैंड और वेल्स में ही नगरों के 5 पदानुक्रम निर्धारित किए थे। ठीक है। फिर से आते हैं इसके बाद से आपका हांस कैरोल 1960, ग्रीन 1950 थे। तो 1960 में इन्होंने आदिवासियों को क्या किया था, नगरों का पदानुक्रम क्या किया था, 7 अवस्थाओं में किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था 1960 में। नगरीय पदानुक्रम का आधार जो जनसंख्या का कार्य, ये जान लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। देखिए बेरी गैरिसन का अध्ययन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जानेंगे और बेरी गैरिसन के। देखो भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार अगर देखें हम लोग तो ये संपूर्ण नगरों को 6 श्रेणियों में बांटते हैं, 6 स्टेट में। इसमें इन्होंने बोला है कि कस्बा या टाउन 1 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए, शहर और सिटी का 1 लाख से अधिक, महानगर का 10 लाख, नगरीय जनसंख्या होनी चाहिए उससे ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 लाख। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें छौवा से, तो छौवा में हम देखेंगे 5,000 से कम जनसंख्या। ठीक है। फिर से पाँचवा में देखेंगे यहाँ पर 5,000 से 9,999 जनसंख्या। चौथा स्टेट में देखेंगे किसी नगर का, ये है आपका 10,000 से 19,999। येलो बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर थर्ड अवस्था 20,000 से 49,999। आप सेकेंड अवस्था में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर 50,000 से 9,000, यहाँ माफ कीजिएगा 99,999। और फिर से रेड कलर में देखेंगे हम लोग तो 1 लाख से अधिक यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए। ये भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा ये बताया गया है। क्लियर है यहाँ पर। ये स्टेज HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है। आइए भी कस्बा टाउन की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। बेरी गैरिसन का अध्ययन देख ले तो 1958 में आया था। वाशिंगटन राज्य के इन्होंने स्नोहोमिस काउंटी जो था वहां पर ये अध्ययन किया था। इन्होंने 33 लघु केंद्रों के पदानुक्रम का निर्धारण किया था, सांख्यिकी विधि स्टैटिकल मेथड का प्रयोग किया था। ठीक है, बेरी गैरिसन का अध्ययन जो है वाशिंगटन राज्य में हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पाठ 13 पढ़ते हैं, नगर की व्यापारिक संरचना और केंद्रीय व्यापार क्षेत्र क्या होता है ये देखते हैं। इसमें नगर की व्यापारिक संरचना क्या है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र क्या होता है। इसमें होता है नगर की फुटकर व्यापार संरचना में ए सिटी रिटेल स्ट्रक्चर, जहाँ आइसक्रीम आप खाते हो किसी माल के किनारे, किसी आप देखेंगे चौराहे पर जाके तो फुटकर रिटेल सेंटर होता है। नगर के सर्वाधिक पहुंच योग्य भाग जहाँ न्यूनतम धन और समय में पहुंचा, कम समय में पहुंचा जा सके। इसमें जो फुटकर व्यापारिक क्षेत्रों के प्रकार में देखें तो हम लोग काम जो किया था, प्राउड फ्रूट ने 5 प्रकार की संरचना दी थी 1930 के दशक में। यूएसए सिटी, शिकागो और न्यूयॉर्क आदि शहरों के बारे में चर्चा की थी। बेरी ने 1963 में शिकागो का अध्ययन किया था। महत्व और कार्य क्षेत्र के आधार पर इन्होंने इसे बांटा था, 5 वर्गों में ये बांटा था। ठीक है। इसके बाद से हम नगर की थोक व्यापार संरचना, सिटी होलसेल जो होता है, ये फुटकर से भिन्न स्थानीकरण होता है, किनारे ज्यादा होता है। ये संकेंद्रण बाह्य नगरीय परिवहन सुविधा पर होता है, एक्स्ट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के निकट होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा, होलसेल सामान जहाँ मिलता है, होलसेल सामान खरीदने जाते हो जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ज़्यादा होती है। ठीक है,
यहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होता है, सड़कें ज़्यादा होती हैं। यहाँ चीज़ें ₹1 ₹2 में नहीं मिलता है, ज़्यादा होलसेल में मिलता है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। इसमें जो काम किया था रिचर्ड रिसेस्का ने काम किया था 1962 में कोलंबस यूएस जो नगर के थोक व्यापार प्रतिरूपों का अध्ययन किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी जान ही रहे हो इसके बारे में, सीबीडी क्षेत्र के बारे में। नगर का प्रमुख व्यापारिक स्थल हृदय इसे कोर कहा जाता है, हॉट कहा जाता है, ठीक है। नामांकन व अन्य नाम जो मर्फी व बांस ने संख्या दी थी इसका केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की। अन्य नाम में केंद्रीय क्षेत्र या इसे डाउनटाउन के नाम से भी जाना जाता है सीबीडी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ और चीजें तो बाहरी क्षेत्र में देखा जाए तो अवनति पेटी डिकिंसन ने बोला था विक्षिप्त क्षेत्र जो है फायर है जिसमें हम क्या कहते हैं गंदगी और पुराने जर्जर चीजें सीबीडी है ना, सीबीडी केंद्र होता है ना, तो ये ज़्यादा देखकर संक्रमण क्षेत्र के किनारे होता है, तो इस पे चर्चा की थी। तो अब देखो संक्रमण जो पेटी है इसमें हम देख लेते हैं, इसमें प्रिस्टन और ग्रिफिन ने काम किया था 1966 में। ये सीबीडी के चारों ओर बसे जो एरिया होता है उसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। कौन? प्रिस्टन और ग्रिफिन, इसी से फेमस हुआ है संक्रमण पेटी के नाम से। इसमें क्या होता है संक्रिय जो होता है स्वांगीण क्षेत्र होता है, सक्रिय जो होते हैं निष्क्रिय स्वांगीणकरण क्षेत्र होते हैं। फिर से इसमें समान जो होता है अक्रियाशीलता होता है। छोटे-छोटे नाई की दुकानें होती हैं जो केंद्र से सीबीडी से निकल के यहाँ पर जाके बाल कटवाते हैं। सीबीडी में जो काम करने वाले लोग होते हैं वहीं पर जाके उसके संक्रमण क्षेत्र में रहते हैं। बहुत डेंस एरिया होता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। अब सीबीडी हमने पढ़ चुका है, तो सीबीडी का वर्गीकरण किसने किया था? तो हारवुड और जो है वायसन ने, हारवुड तथा वायसन ने केंद्र ढांचा संकल्पना दिया था सीबीडी के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने बोला था एक कोर होता है, केंद्र होता है, उसके बाद ढांचा फ्रेम होता है, उसी को हम सीबीडी कहते हैं। ये बोला था किसने? आपके हारवुड और वायसन ने बोला था। इसके बाद से सीमांकन के मापदंड इसी में देख लेते हैं। सीमांकन के मापदंड में देखेंगे किसने काम किया है। इसमें काम किया है जो विलियम ओल्सन, दुकान का किराया सूचकांक बताया था। सुन तथा ईसा सेन ने इसमें व्यापार सूचकांक बताया था 1942 में। डाउने ने भूमि मूल्य बताया था। ये सीमांकन के मापदंड के बारे में बात की थी। थोड़ा आप इस पर चर्चा करें तो ये मान लो सीबीडी है, जो दुकान का किराया देना है इसके इर्द गिर्द, तो इसका एक माप होता है कि इतने रुपए में आप यहाँ पर किराया देकर रह सकते हो। व्यापार की मात्रा यहाँ से निकल के जा रहे हो, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए सीबीडी से तय होता है। फिर से भूमि का उपयोग प्रतिरूप में आपका लोकेशन तय होता है कि कहाँ बसना है। फिर से आप देखोगे भूमि मूल्य क्या होनी चाहिए तय होता है। फिर से पदयात्री गणना तथा यातायात का प्रवाह कैसे होना चाहिए ये भी देखा जाता है मापदंड में। फिर से रोजगार का प्रतिरूप कैसा होना चाहिए ये भी देखा जाता है। ये सब सीमांकन का मापदंड है। आप देखिए केंद्रीय व्यापार सूचकांक विधि में मर्फी वांस का जो मैं बताया हूँ आपको 1954 में ये दिया था। अब ये इनका सूत्र होगा सीबीआई बराबर होता है कोष्टक में यहाँ पर टीआई आपका प्लस एसआई बटा 2 होता है। सीबीडी का सीमांकन इन्होंने किया था। नगरों के सीबीडी के सीमांकन हेतु ये विशेषज्ञ महत्व विधि है, ये आपको याद रखना है। किसका? आपका मर्फी वांस का। केंद्रीय व्यापार सूचकांक के बारे में किसने चर्चा की थी? मर्फी वांस ने, याद रखिएगा। मेरा जो है जबड़ा दर्द करने लगा। अब 14वां लेसन शुरू करेंगे अगले 3 दिन बाद। तो मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।